लेवल क्रिकेट। चलिए अपने स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज ऑन 1 अप्रैल 2022। बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं पूरी क्लास का अटेंशन चाहता हूं, एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपके सामने। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज ऑन 1 अप्रैल 2022। ही ओन 10 ट्रक्स। क्या आप मुझे सेक्शन बता सकते हैं कौन से सेक्शन का ये क्वेश्चन आने वाला है? सर ये क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 44A का। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 44A का क्वेश्चन है, जहां पर आपने पढ़ा था कि सर व्हीकल दो टाइप के हो सकते हैं, लाइट और हेवी। लाइट होगा तो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, और बेटा अगर हेवी होगा तो सर हेवी होगा तो 1,000 पर मंथ पर टन एंड पर व्हीकल। ये पढ़ा था अपन ने। चलिए आगे देखिए क्या बोला है। इसके पास 10 हैं, इसके पास ऐसी 10 गाड़ियां हैं जिसमें से 6 हेवी है। मतलब मैं आपके लिए यहां पर लिख लेता हूं यार सब कुछ। उसके पास बेटा 10 गाड़ी है जिसमें से 6 कौन सी है? हेवी मोटर व्हीकल्स। अच्छा मुझे बताओ 10 में से 6 हेवी है तो कितनी लाइट होंगी? 10 में से हेवी मोटर व्हीकल है 6, तो लाइट कितनी होंगी? लाइट मोटर व्हीकल 4 है ना। हेवी मोटर व्हीकल 6 है, लाइट कितनी होंगी? 4। आगे लिखा है ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ सच गुड व्हीकल इज 15,000 kg। ओके बेटा ये जो हेवी मोटर व्हीकल है ना, ये 15,000 kg की है, मतलब 15 टन की है। आप मुझे बताओ 15 टन तो 1,000 पर टन के हिसाब से अगर करूंगा तो इनकम कितनी होने वाली है? 1,000 पर टन के हिसाब से करूंगा तो इनकम कितनी होने वाली है? 15,000, 15,000 रुपए पर टन। अच्छा इधर कितनी होने वाली है इनकम? टन पे डिपेंड करेगा या फिक्स है 7,500 रुपए पर टन? इधर सर फिक्स है 7,500 रुपए पर टन। अब बेटा इस क्वेश्चन में बताए क्या होगा, आप गाड़ियां बेच दोगे। अब देखना हो क्या रहा है। इसके पास 6 थी हेवी गुड्स व्हीकल ऑन सेकंड में, मतलब सेकंड में को ही सोल्ड वन ऑफ दी हेवी गुड्स व्हीकल। एक सेकंड, आपके पास टोटल 6 थी बेटा, 6 में से आपने -1 कर दी। -1 मतलब आपने सेल कर दी। अब मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, क्या पूरी साल भर कितनी गाड़ियां आपके पास थी? साल भर कितनी हेवी मोटर व्हीकल आपके पास थी? मतलब कितनी साल भर थी बेटा? 6 तो आपके पास स्टार्टिंग में थी, जिसमें से आपने सेकंड में को आपने बेच दिया है। एक गाड़ी आपने बेच दी, तो आपके पास कितनी गाड़ियां साल भर थी? 5 गाड़ियां। तो आप मुझे बताइए क्या 5 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, क्योंकि हेवी है मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी हो जाएगी यार? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा मल्टीप्लाई बाय मंथ से भी करना पड़ेगा, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 महीने तक थी और 5 गाड़ियां थी, तो कितनी इनकम आएगी? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 6 हेवी व्हीकल में से 5 तो बेटा साल भर रही, कितनी गाड़ी सिर्फ सेकंड में तक थी? सेकंड में तक वो कौन सी गाड़ी है जो सिर्फ सेकंड में तक थी? सर एक गाड़ी नहीं, सिर्फ सेकंड में बेटा। उन 5 को हटा के एक गाड़ी और है जो कब तक थी आपके पास? हाँ तो इसकी भी इनकम कितनी होगी सर? 15,000। आप मुझे मंथ बता दीजिए कितने महीने की इनकम आने वाली है। गाड़ी तो एक ही है, मैं आपको बता रहा हूं, आप तो मुझे सिर्फ मंथ बता दीजिए कितने महीने की इनकम आपकी आने वाली है। अब बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर कर रहा है 1 महीना, तो मैं आपको बता दूं बेटा अप्रैल में वो आपके पास थी, यस, तो अप्रैल विल बी कंसीडर्ड, और मई में भी वो आपके पास 2 दिन तक थी, तो मई विल आल्सो बी कंसीडर्ड, क्योंकि बेटा वहां पर पार्ट ऑफ द मंथ लिखा था, वहां पर लिखा था 1 महीने में 1 दिन भी अगर आपके पास है तो आपको पूरा महीना लेना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर पता है क्या था? 1,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी महीने में 1 दिन भी गाड़ी थी तो आपको पूरे महीने का लेना पड़ेगा, और पूरे इनकम टैक्स की कहानी होती है बेटा। इनकम टैक्स में कहीं भी मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता, लिख के बता रहा हूं मैं आपको, कहीं भी इनकम टैक्स में पर मंथ सिर्फ अकेला नहीं बोला होता,
वो बोल देते हैं पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एंड व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि भैया अगर एक दिन भी आपके पास रही तो आपको पूरा मंथ कंसीडर करना पड़ेगा। एक दिन, जैसे बेटा एक महीना 1 मंथ 1 डे, एक महीना एक दिन है ना, तो भी आपको पता है कितना लेना पड़ेगा? 2 मंथ्स। तो आप मुझे बताइए, एक गाड़ी ये 15,000 रुपए टन वाली एक गाड़ी आपके पास कितने महीने तक रही? 2 महीने तक। इनकम बताइए मुझे, इसकी कितनी इनकम होगी? सर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कितना आ जाएगा? 30,000। अच्छा ये हेवी हो गई, हेवी। टोटल इनकम बता दीजिए हेवी मोटर व्हीकल की। 9,30,000। मुझे एक चीज आंसर करिएगा, क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ हेवी मोटर व्हीकल है या अभी लाइट मोटर व्हीकल भी है? कितनी मोटर व्हीकल भी है? लाइट। अच्छा, और मैं आपको क्वेश्चन में एक बार पढ़ के बता दूं बेटा, जब आपने वन ऑफ दी हेवी गुड व्हीकल बेची है ना, तो आपने एक लाइट गुड व्हीकल परचेज भी करी है 6 मई को। 6 मई को मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज करी है। तो बेटा मुझे आप एक चीज बता दो, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल 4 है या 4 में प्लस भी हो रही है? +1 हो रही है जो आपने परचेज की है। मतलब 4 है या 5 है आपके पास? लेकिन आप मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए, साल भर कितनी रही? 5 तो है, लेकिन साल भर कितनी रही? सर साल भर रही 4। साल भर कितनी रही है बेटा? 4। तो अगर मैं आपसे उन 4 व्हीकल की इनकम पूछूं तो 7,500 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, क्योंकि साल भर और 4 गाड़ियां, तो कितनी हो जाएगी इनकम? सर 7,500 पर मंथ। बेटा निकाल के बताइए मुझे। अच्छा कितनी हो रही है? 3,60,000। वेरी गुड, 3,60,000। अच्छा मुझे एक चीज बताना, क्या एक और गाड़ी है आपके पास? क्या एक और लाइट मोटर व्हीकल आपके पास थी? यस। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा और टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, एक गाड़ी। और बेटा इनकम तो आपको पता है 7,500, लेकिन कितने मंथ आएगा? मुझे ये बताइए कितने मंथ की इनकम आएगी? बेटा ये गाड़ी आपके पास पता है मई में थी, और बेटा जून में थी, मैं तो आपको बता दूं मार्च तक थी। तो बेटा एक ही महीना है जब ये नहीं थी, एक ही महीना है ना जब ये आपके पास नहीं थी, वो है अप्रैल। तो आप मुझे बताइए कितने महीने की इनकम आने वाली है यहाँ पर? कितने महीने की इनकम आने वाली है? 11 महीने की। तो आप निकालेंगे तो बेटा आपकी इनकम आ जाएगी आई थिंक 82,500। तो मुझे बताइए एलएमवी की इनकम, लाइट मोटर व्हीकल की टोटल इनकम बताइए। लाइट मोटर व्हीकल की टोटल इनकम बताइए। 4,42,500। अब मुझे एक चीज आंसर करिएगा बेटा, फोकस करिएगा। आपकी इनकम सिर्फ ये है, या दोनों आपकी इनकम है? मतलब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपकी इनकम सिर्फ एलएनबी वाली है, लाइट मोटर व्हीकल वाली है, हेवी मोटर व्हीकल वाली है? दोनों आपकी इनकम है। और दोनों अगर आपकी इनकम है तो आप क्या मुझे इनकम बता सकते हो टोटल कितनी हो रही है? टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44 ए कितनी होने वाली है? इनकम अंडर सेक्शन 44 ए कितनी होने वाली है? कितनी बता रहे हो आप? 930 प्लस 442,500, 442,500 तो कितनी हो जाएगी? 13,72,500 रुपए बताया जा रहा है, 13,72,500 रुपए। ध्यान से सुनना बच्चे, जिस बच्चों को समझ नहीं आया हो प्लीज फोकस करके एक बार घर पे सोल्व करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी कितने टाइम तक थी। और कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं है। यू कैन मतलब कितने ही तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो बेटा आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 13,72,500 रुपए। नालाई को एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि करना क्या था? आपने पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, डायरेक्टली बस इनकम निकाल दी। अब एक काम करते हैं, पढ़ और लेते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। सर आप पढ़ने लोगे तो ही ना। देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था बेटा, क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि इसके पास 10 गाड़ियां हैं, जिसमें से 6 हेवी है, जिनका वेट है 15,000 kg। और बेटा 2 मई को इसने एक हेवी बेच दी है और लाइट व्हीकल परचेज कर ली है 6 मई को। अच्छा ये व्हीकल जो है ये पुट टू यूज किया है 15 जून को। बेटा पुट टू यूज इररिलेवेंट होता है,
ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बेटा आपको इनकम बतानी है इसकी, आपको इनकम बतानी है, क्या आपने इनकम निकाल दी है, क्या आपने इसकी इनकम निकाल दी है? यस सर, 13,72,500 रुपए आपने इसकी इनकम निकाल दी है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, आपको पता है आपने जो इनकम निकाली है ना, फोकस करिएगा सभी बच्चे, आपने जो इनकम निकाली है ना वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंग निकाली है, और यहाँ पर बेटा नॉर्मल के अकॉर्डिंग डिटेल दी हुई है आपको कि कितना फ्रेट आपने कलेक्ट किया, 12,70,000, ऑपरेशनल एक्सपेंस हुए 6,25,000, डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 है 1,85,000, अदर ऑफिस एक्सपेंस है 15,000। तो आप मुझे बताइए क्या आपका पीजीबीपी 4,42,000 है? दिस इज योर पीजीबीपी अंडर नॉर्मल स्कीम। ये बेटा आपका क्या है? दिस इज योर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अंडर नॉर्मल स्कीम, यस और नो? अच्छा एक चीज बताइए ईमानदारी से, आप कैलकुलेट कर रहे हो या गिवन है ऑलरेडी? आप कैलकुलेट कर रहे हो या ऑलरेडी गिवन है ये? मतलब देखो ना, अब ये तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में पूरा पीजीबीपी कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन बेटा पीजीबीपी के अलावा कुछ और इनकम भी दी हुई है। देखिए क्या लिखा है, अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम 70,000 रुपीज। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्सन की टोटल इनकम बताओ नॉर्मली, नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग टोटल इनकम बताओ, तो नॉर्मल स्कीम के अगेंस्ट स्कीम में इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? ये प्लस ये। बेटा पीजीबीपी गिवन है 4,45 और अदर इनकम गिवन है 70,000, तो इसकी नॉर्मल स्कीम में इनकम कितनी होगी? 5,15,000 रुपए, 5,15,000 रुपीज। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इनकम बताओ प्रिजम्पटिव के अंदर, 44AE के अंदर इनकम बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? सर 44AE के अंदर पीजीबीपी है 13,72,500 और अदर तो अभी भी सेम रहेगा 70,000, तो इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? 14,42,500 रुपए। बच्चे फोकस करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके लिए एनालिसिस के लिए। तो बेटा आपके सामने दो इनकम गिवन है, आपके सामने दो इनकम गिवन है, आप मुझे बताओ बीइंग रेशनल पर्सन आप ये वाली इनकम नॉर्मल स्कीम में जाना चाहोगे या 44A में जाना चाहोगे? आप मुझे देख के बता दो यार, मैं क्या आपको बताऊंगा। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। बेटा हल्का नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मतलब कोई बात है। आप हाँ, आप कौन सी स्कीम में जाना पसंद करोगे, नॉर्मल या फिर 44AE? किस स्कीम में जाना पसंद करोगे, नॉर्मल या फिर 44AE? 44AE में आपकी इनकम है 14,42,500 और बेटा नॉर्मली कितनी है? 5,15,000। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या ऑप्ट करोगे आप, क्या ऑप्ट करना चाहोगे आप? अब बेटा ध्यान से सुन लो मेरी बात, आपको लोअर नहीं करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको लोअर नहीं करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं बेटा, आपको लोअर कभी नहीं करना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, हम रहते हैं इंडिया में, यहाँ पर सबसे फ्री में फोकट में कोई चीज दी जाती है तो वो होती है राय। ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर फ्री में जो चीज दी जाती है वो क्या होती है बेटा? कंसल्टेंसी, राय। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। अगर एसएससी बोलेगा कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता हूँ, ऑडिट करवा सकता हूँ, तो बेटा अपन उससे बोलेंगे आप नॉर्मल चले जाओ। और अगर एसएससी हमसे बोलेगा मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं करवा सकता, तो हम उससे क्या बोलेंगे? कौन सी स्कीम ले लो? 44A। इट विल डिपेंड अपॉन एसएससी कि वो क्या चाहता है। समझिए मेरी बात को, कोई भी बेस्ट आंसर नहीं है। नहीं तो आप सोचोगे सर लोअर वाली ले लेंगे, नहीं बेटा। लोअर के साथ आपको रिस्ट्रिक्शन पता है क्या है? लोअर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको ऑडिट करवाना पड़ सकता है। और बेटा यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन, फायदा पता है क्या है? बुक्स की जरूरत नहीं है, ऑडिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज, वेरी गुड सर, यहाँ पर एडवांस टैक्स सिर्फ 1 टाइम पे करना है और यहाँ पर 4 टाइम एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा आप समझना मेरी बात, देयर इज नो परफेक्ट आंसर कि हम उससे नॉर्मल बोल दें या 44AE बोल दें। बेटा आप एज अ सीए, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बस कैलकुलेट करके दे सकते हो कि 44AE में इतना, नॉर्मल में इतना। अब सिलेक्ट करना उसकी मर्जी है, सिलेक्ट करना उसकी मर्जी है। आप उसको गाइड कर सकते हो कि नॉर्मल ज्यादा बेहतर है या 44AE कौन सा बेहतर है, लेकिन बेटा अल्टीमेटली फाइनल ऑप्शन इज ऑन एसएससी।
ठीक है, तो एग्जाम में अगर वो आपको बता दे तो ठीक है, नहीं बताए तो आप बेटा विच एवर इज योर डायरेक्टली मत करना। बेटा नॉर्मल में ऑडिट क्यों करवाना, नॉर्मल में ऑडिट होता है ना यार, मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। और शायद आप ऑडिट से बचने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से बचने के लिए ही 4480 एई प्रिजम्पटिव लेते हो। मैंने आपको बताया था बेटा, आप ऑडिट से बचने के लिए ही, बुक्स ऑफ अकाउंट से बचने के लिए ही शायद आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हो। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक बना के, जो कि मान लीजिए आप एग्जाम में बेटे आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, आप एग्जाम में बेटे आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसमें बोला हुआ है बेटा असेसी वांट टू ऑप्ट मोस्ट बेनिफिशियल। अब मुझे बताओ, अब आप आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एसएससी मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन चूज करना चाहता है, तो अब आप बेटा विचएवर इज लोअर कर दोगे, लेकिन मर्जी से मत करना, मर्जी से मत करना। क्वेश्चन में अगर वो पूछे तो करना, अगर नहीं पूछ रहे तो आप उसको नॉर्मल भी बता दोगे, प्रिजम्पटिव भी बता दोगे, बाकी उसकी मर्जी है। सर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तभी ऑडिट होता है, बेटा कैसी बात कर रहे हो यार आप। 44 AB नाम का आपने एक सेक्शन पढ़ा था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। 44 AB के अंदर आपने पढ़ा था बिजनेसमैन को ऑडिट कराना पड़ता है अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। फिर आपने पढ़ा था, इतना सिंपल सेक्शन आपने पढ़ा था, प्रोफेशन को ऑडिट कराना होता है अगर उसकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, हाँ, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर नॉर्मल कैसे बेनिफिशियल है। बेटा अगर अदर चीजों को सेट असाइड कर दो तो बेटा कौन से में कम इनकम आ रही है, नॉर्मल, तो बेनिफिशियल कौन सा है, नॉर्मल। तो बेटा मैंने ये थोड़ी बोला है कि उसको कराना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ बुक्स मेंटेन करना पड़ सकती है, ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है। वर्ड तो सुनिए मेरी बात, करना पड़ सकती है, ऑडिट करवाना पड़ सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन टर्नओवर, इट विल डिपेंड अपॉन लिमिट्स, है ना। लिमिट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट की भी पढ़ी थी कि कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आपको करनी होती है। बेटा सीधी सी बात है, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको अपनी राय नहीं देनी है, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे अनलेस उसने पूछा नहीं है। अगर उसने पूछा है कि विचएवर इज मोस्ट बेनिफिशियल सिलेक्ट कर दो, तो आप लोअर वाला आंसर कर दोगे, अदरवाइज यू विल गिव बोथ आंसर 44 ही नॉर्मल, है ना। ओपिनियन मत देना, ओपिनियन मत देना। ओपिनियन कब दोगे, जब उसने पूछा है कि लोअर वाला लेना है। अब बेटा एक काम करिए, और मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप इंपोर्टेंट तो मार्क करिएगा ही, साथ में इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप मेरे तरीके से करें, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, बस आपका आंसर वही आना चाहिए जो अपना आया था, 13,72,500 रुपए। अब एक कंसेप्ट, एक लास्ट कंसेप्ट जो कि बेटा जिससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अपने सामने है, तो अपन एक काम करते हैं, उस कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, और पीडीबी कल उससे रिलेटेड अपन 1-2 क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। तो फोकस करिएगा एक सिंपल सी चीज पर। यस, ये बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट, एक सिंपल सा कंसेप्ट, रटने वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इसको कराने नहीं वाला था, लेकिन मैं, ये क्या है, इसके क्वेश्चन पीडीबीपी में आ रहे हैं तो मैं इसको पीडीबीपी में ही बता देता हूं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा लेमन लैंग्वेज में, आंसर करिएगा। आप मुझे बताइए बेटा, आप जो टोमेटो उगाते हो, किसान टोमेटो उगाता है, वो एग्रीकल्चर है क्या, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। यस बेटा, आगे जाके मैं इस पर डिटेल डिस्कशन लूंगा, नॉट ओनली ऑन दिस, एग्रीकल्चर वाले से रिलेटेड। अब तो मुझे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो आपको पता है आंसर करते चलिए। एक किसान टमाटर उगाता है बेटा, पोटेटो उगाता है, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। यस। अच्छा बेटा, टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन टोमेटो सॉस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या। टोमेटो केचप, क्या टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जो आपको पता हो उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, क्या टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और नहीं तो क्यों नहीं।
नहीं तो क्यों नहीं? प्रोसेस्ड है, वेरी गुड सर, प्रोसेस्ड है। ओके प्रोसेस्ड है, एक बच्चे ने आंसर दिया प्रोसेस्ड है। अच्छा मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? पोटैटो, पोटैटो क्या है बेटा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन बेटा आप जाते हो मार्केट में, आप बेटा आलू की पता नहीं ना जाने क्या क्या सब्जी लेके खाते हो। सब्जी छोड़ो, मैं तो बात कर रहा हूं बेटा पोटैटो चिप्स, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? क्या पोटैटो चिप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? चिप्स नहीं। वो क्या होता है? पेरी पेरी, पेरी पेरी होता है क्या वो? क्या बोलते हैं यार, मुंह में पानी आ रहा है। पेरी पेरी बोलते हैं क्या? हाँ फ्राइज, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं। अब बेटा मैं आपको एक सिंगल सिंगल उसमें बता रहा हूं कि कब किसी चीज को अपन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा एक किसान है, एक फार्मर है, जिसने जिसने अपने फार्म पे टोमेटो उगाए। तो बेटा टोमेटो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपने मुझे बताया सर टोमेटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आप मुझे बताओ, अगर बेटा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच के पैसा कमाएगा तो इंडिया में टैक्स लगेगा या एग्जेम्प्ट है? आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। बेटा यही किसान बेटा कल को एक फैक्ट्री डाल लेता है, फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर ये टोमेटो केचप बनाता है। तो आप लोगों ने मुझे आंसर करा कि टोमेटो केचप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। आप मुझे बताओ क्या इसको एग्रीकल्चर का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब बात समझिएगा क्यों नहीं मिलेगा। बेटा वजह जानिएगा, ये जो आप मुझे बताओ, क्या टमाटर को टमाटर की शक्ल में बेचा जा सकता था? क्या टमाटर की शक्ल में बेचा जा सकता था? आप मुझे बताइए, क्या इट वाज मार्केटेबल इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन? क्या वो ओरिजिनल कंडीशन में बेचा जा सकता था? अगर बेचा जा सकता था, जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो ऑप्शनल है। तो बेटा कभी भी आप अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ऑप्शनल प्रोसेस कर दोगे ना, अगर आपने ऑप्शनल प्रोसेस कर दिया है तो बेटा दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपलसरी प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल प्रोसेस। अच्छा मुझे बताइए, क्या क्या बेटा, क्या पोटैटो, क्या आलू की शक्ल में बेचा जा सकता है? अरे 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो क्या मिलता है? आलू मिलता है। ये सोचो, क्या उसको आलू के फॉर्म में बेचा जा सकता है? यस। तो क्या उसको आलू का चिप्स बनाना जरूरी था? क्या चिप्स बनाना जरूरी था? नहीं। क्या उससे फ्राइज बनाना जरूरी थे? नहीं। तो बेटा ये जो चिप्स है, ये जो फ्राइज है, दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ आप ऑप्शनल प्रोसेस कर रहे हो। तो आपको कंसेप्ट क्या है समझ आना चाहिए, आपको कंसेप्ट ये समझ आना चाहिए, अगर बेटा वो ओरिजिनल कंडीशन में मार्केटेबल था तो उस केस में वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। अगर आप उस पर फर्दर प्रोसेस करते हो जो कि ऑप्शनल होंगे तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर आप ऑप्शनल प्रोसेस करोगे तो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानोगे। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चे? अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब बेटा मैं इस कंसेप्ट पे आने वाला हूं, इस कंसेप्ट के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, बस छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो मैं तो आपको थोड़ा सा ना बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट चाह रहा हूं आपके अंदर, कि थोड़ा सा आपको ये समझ आना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए, मैंने टोमेटो बेच के पैसे कमाए, मैंने टोमेटो बेच के पैसे कमाए, किसान हूं मैं, आई एम फार्मर, मैंने टोमेटो बेच के पैसे कमाए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, टोमेटो बेच के पैसे कमाए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अच्छा बेटा मैंने केचप बेच के पैसे कमाए, अब बताओ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। ठीक। अब बेटा अब अपन आते हैं यहां पर, मैं आपको बताऊं सभी जगह ऐसे ही होगा कि या तो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं तीन चीजें, टी, कॉफी, रबर। टी आपको पता है ना, टी मतलब चाय पत्ती, टी मतलब बेटा चाय पत्ती, कॉफी मतलब जो कॉफी के बीन्स होते हैं, और रबर, रबर जो पेड़ से निकलती है। तीन चीजें बेटा ध्यान से सुनना। वैसे तो आर या पार की लड़ाई है, टोमेटो है तो एग्जेम्प्ट है, केचप है तो टैक्सेबल है, लेकिन बेटा तीन चीजों के केस में इट इज नॉट इन इजी टू डिटरमाइन व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीन चीजें स्पेशल है, तीन, टी, कॉफी, रबर।
तो बेटा इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए, रूल नंबर 8, 7B और 7A। बड़े ही सिंपल है, रटने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ तैयार कर रहा था, ये आपको रटना है ना। अभी तक मैं आपको तैयार कर रहा था और बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है भी नहीं। पता है दिक्कत क्या है, आप इनको बाइफरकेट नहीं कर सकते हो कि एग्रीकल्चर क्या है और बिजनेस क्या है। तो बेटा यहाँ पर सरकार ने आपको परसेंटेज डिफाइन कर दिया है। सरकार ने बता दिया कि अगर आप चाय पत्ती बेचोगे, बेटा सरकार ने बता दिया कि अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करते हो, ध्यान दीजिएगा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो सरकार बोलती है बेटा 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% क्या मानी जाएगी, बिजनेस। अब मुझे बताओ, आप एक्चुअल देखोगे, सरकार ने जो बोल दिया, भाई ने बोला करने का तो करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, मतलब बेटा दिमाग मत लगाना है आप, ये परसेंटेज है जिसका लॉजिक कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पीछे सरकार ने कुछ हिसाब लगाए होंगे, ये लॉ के अकॉर्डिंग है बेटा। अगर कोई ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कर रहा है, मतलब बेटा मिस्टर मास एक फार्मर है जो कि अपने फार्म पे पता है क्या कर रहा है, टी बेटा चाय पत्ती उगा रहा है और बना रहा है। ठीक है, तो उस केस में सरकार क्या बोलती है, मिस्टर मास जो भी इनकम कमाएंगे उसकी 60% इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और 40% इनकम कौन सी मानी जाएगी, बिजनेस इनकम। तो टी के केस में आपको क्या याद रखना है, 60-40। टी के केस में आपको कितना ध्यान रखना है बेटा, 60 और 40। अच्छा, इसके बाद रबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ध्यान से सुनिएगा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो बेटा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में परसेंटेज देखिए क्या है, 65-35। टी के केस में 60-40, इधर कितना है, 65-35। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बेटा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए आपको रटना है ये, मतलब एग्जाम से पहले आपको रट के जाना है ये। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60-40, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर 65-35। अब बचा क्या बेटा, तीन में से सर टी हो चुकी है, रबर हो चुकी है बेटा, बचा है कॉफी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे आपको याद रहेगा, पहले सुन लीजिए। बेटा बचा है कॉफी, तो कॉफी के केस में इन्होंने 2% दे दिए। पहले तो बोला क्या, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है, कॉफी बेटा ग्रोन एंड क्योर्ड। अगर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो उसके केस में ये लोग बोलते हैं 75%। सर सिर्फ 3 प्रोडक्ट ही क्यों लिए गए, बेटा यही तो मैं आपको बता रहा था, ये जो ऊपर मैं मेहनत कर रहा था ना, वो मैं यही बता रहा था कि बाकी प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है, बाकी प्रोडक्ट में या तो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, बाकी जगह लॉ मतलब क्लियर है बेटा। लेकिन इन 3 केसेस में आपको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सरकार आपकी हेल्प कर रही है कि इतनी एग्रीकल्चर इतनी बिजनेस। बाकी बेटा टोमेटो है तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, और बेटा केचप है तो 100% टैक्सेबल रहेगा। मतलब आर्या बार की लड़ाई है नॉर्मली, सिर्फ 3 केस में आपको ये रूल्स देखने हैं। तो बेटा ग्रोइंग एंड, अगर सिर्फ आप ग्रोन एंड क्योर्ड कर रहे हो कॉफी तो 75-25, और बेटा अगर आप ग्रोन भी कर रहे हो, क्योर्ड भी कर रहे हो, रोस्ट भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो, तो उस केस में आपकी इनकम विल बी 60-40। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी, 60-40। चलिए आप मुझे बताइए टी के केस में कितना परसेंटेज, टी के केस में कितना, टी के केस में कितना, 60-40। आई वांट आंसर फॉर ईच एंड एवरीवन। टी के केस में कितना, 60-40। अच्छा रबर के केस में, रबर के केस में 65-35। टी के केस में 60-40, रबर के केस में 65-35। अच्छा कॉफी के केस में 1 या 2 है, कॉफी के केस में बेटा आंसर मत करो, आंसर मत करो, जल्दबाजी नहीं, कॉफी के केस में 2 है। सर इंस्टा पे कॉपी चेक कर लेना, अरे वो गलती से इंस्टा डिलीट हो गया यार, वापस से मुझे करना पड़ेगा लॉगिन वगैरह। हाँ तो वो मैं आपसे क्या बोल रहा था, कॉफी, कॉफी के केस में बेटा 2 रेट है, सुन तो लो, सुन तो लो। ऐसे 75-25 60-40 बताने लगोगे बिना दिमाग लगाए, कुछ नहीं होगा एग्जाम में, कोई ऐसा लिखा थोड़ी आने वाला है आपके पास, जो पूछूं वो बताना है ना। आप तो बस ये देख के शुरू हो गए, ऐसा तो आप लाइन से ऐसे ही बोल देते बेटा 60-40 75-25 60-40 65-35, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी, आपको याद रखना पड़ेगा कब कितना है कैसा है।
ठीक है, उसमें भी केस है, और केस भी ऐसा नहीं है कि आपको केस पता है बेटा, आपको केस के अंदर की बात पता होना चाहिए, ग्रोन एंड क्योर्ड है तो या फिर क्या है। तो ध्यान दीजिए सब लोग, वापस से आप लोग गलत तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो, सही तरीके से करेंगे इस बार। 65-35, वेरी गुड। बेटा कॉफी के केस में रुक जाओ, कॉफी के केस में रुक जाओ, कॉफी के केस में अपने आप से आंसर पूछो। कॉफी के केस में पता है क्या करना पड़ेगा, कॉफी के केस में आपको सोचना पड़ेगा। अगर बेटा ग्रोन हो रही है और क्योर्ड हो रही है, या फिर ग्रोन हो रही है, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो बेटा इधर ध्यान से सुनो। अगर ग्रोन एंड क्योर्ड हो रही है ना तो 75-25, और बेटा अगर इधर हो रही है ना 75, इधर हो रही है बेटा, ग्रोन भी कर रहे हो, क्योर्ड भी कर रहे हो, रोस्ट भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो, तो देयर विल बी 60-40। अब मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। ज्यादा वाली इनकम एग्रीकल्चर है। आप देखिए पहले वाले केस में ज्यादा वाला परसेंटेज बताइए मुझे। फर्स्ट वाले केस में 60% इज मोर, फिर 75%, 60%, 65%। अगर आप चेक करेंगे तो ये सब कौन सी वाली इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम। बेटा ध्यान से सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में। तो आपको एक ट्रिक तो मैंने आपको क्या बताई, जो भी ज्यादा वाला परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर वाला परसेंटेज माना जाएगा। ठीक, अच्छा सेकंड चीज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं सर एग्जाम कितना रहेगा, बेटा एग्रीकल्चर इनकम है और इंडिया में होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, और बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल ही होता है यार। बिजनेस इनकम तो क्या होती है, टैक्सेबल। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली इतना तो दिमाग लगाओ, एग्रीकल्चर इनकम आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। समझिए मेरी बात को, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट। अच्छा बिजनेस इनकम है तो टैक्सेबल। तो मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एक पर्सन है जिसने 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए रबर के बिजनेस में, तो आप बताओ उसकी टैक्सेबल इनकम। 10 लाख रुपए रबड़ के बिजनेस में कमाए, टैक्सेबल इनकम बताओ। 10 लाख रुपए रबड़ के बिजनेस में कमाए, इसकी टैक्सेबल इनकम बताओ। सर रबर पे 65-35 वाला परसेंटेज लगेगा, जिसमें टैक्सेबल होने वाला है लोअर वाला परसेंटेज, मतलब कितना, 35%। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 10 लाख का 35%, दैट इज 3,50,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल। सर एग्रीकल्चर इनकम तो पूरी एग्जेम्प्ट होती है ना, होती है बेटा, लेकिन ये लॉ बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है, और देखिए ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, तो पूरा कोई एग्रीकल्चर नहीं है। चाय पत्ती बेटा जब आप बनाते हो तो दैट इज नॉट एन एंटायरली एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसीलिए तो सरकार को रूल बताना पड़ा, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोसेस भी हो रहा है और फैक्ट्री में भी काम हो रहा है वहां पर। इसीलिए बेटा ये रूल है ऋषिका, इसीलिए ये रूल है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों चीज हो रही है। अब बेटा पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ और कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास को। फर्स्ट ट्रिक, हाँ फर्स्ट ट्रिक जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हायर वाला परसेंटेज आपका क्या रहेगा, एग्रीकल्चर। अच्छा सेकंड चीज जहां पर आपको याद रखने में तकलीफ होगी, मैं आपको बता दूं, हर बच्चा ये याद रख लेगा, टी वाला याद रख लेगा बेटा, रबर वाला भी याद रख लेगा, दिक्कत होगी कॉपी में। तो मैं आपको कॉपी के लिए भी ट्रिक्स बता देता हूं। बेटा यहां पर प्रोसेस कम है, देखिए ग्रोन एंड क्योर्ड, आप मुझे बताओ प्रोसेस कम है या ज्यादा है, ग्रोन एंड क्योर्ड, इसको कंपेयर करो इससे, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, कहां पर प्रोसेस ज्यादा है, कहां पर प्रोसेस ए में कम है। सर ए में प्रोसेस कम है, और सर बी में प्रोसेस ज्यादा है। तो बेटा बी में प्रोसेस ज्यादा है ना, तो ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है 40%। आप देखिए ए में तो 25% ही सिर्फ टैक्सेबल इनकम थी, टैक्सेबल सिर्फ 25% थी, क्योंकि प्रोसेस कम थे। लेकिन जैसे ही प्रोसेस बढ़े तो सरकार ने बेटा टैक्सेबल इनकम बढ़ा के बताया कितनी कर दी, 40%। तो पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है कि ज्यादा वाला परसेंटेज एग्रीकल्चर का है। सेकंड ट्रिक जो आपको याद रखनी है कि ग्रोन एंड क्योर्ड में कम प्रोसेस थे, तो क्योंकि कम प्रोसेस थे तो ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम थी। जैसे ही प्रोसेस बढ़ गए, रोस्ट भी कर लिया, ग्राउंडेड भी कर लिया, तो एग्रीकल्चर इनकम कम हो गई और बिजनेस इनकम बढ़ गई। सर कोई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता हो टी को, तो बेटा वो तो बिजनेस इनकम है फिर, ठीक है। सर ये तो लॉजिकल चीज है, इसमें ट्रिक क्या है, तो बेटा लॉजिक की तो ट्रिक है, लॉजिक की तो ट्रिक है कि यहाँ पर प्रोसेस कम है इसलिए एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है,
है ना, क्योंकि बिजनेस का आप कम काम कर रहे हो। और बेटा यहाँ पर क्योंकि आप बहुत सारे प्रोसेस कर रहे हो तो बिजनेस इनकम बढ़ गई है आपकी। कॉफी के केस में सोचना पड़ेगा, अगर बेटा प्रोसेस कम है तो 75-25, प्रोसेस ज्यादा है तो 60-40। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, एक चीज और आप मुझे बताइए बेटा, अगर एक किसान है जिसने टमाटर उगाए और टमाटर बेचे, आप मुझे बताइए कितनी परसेंट एग्रीकल्चर है? 100%। किसी ने गेहूं उगाए 100%। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी ने फल सब्जियां उगाई बेटा कितने परसेंट? 100%। दूसरी जगह कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन पता है कहां है? 3 केस में, टी, कॉफी एंड रबर। इसलिए सरकार ने स्पेशल इनके लिए रूल बनाया कि टी के केस में 60-40। बेटा सरकार ने आपके ऊपर छोड़ा नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, नहीं, सरकार ने आपको परसेंटेज बता दिया कि वी विल ट्रीट 60% एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% एज बिजनेस इनकम। और कॉफी के केस में 75-25, 60-40 दो केस है बेटा। 75-25 कब करना है? जब प्रोसेस कम हो। अगर नाम, बेटा ध्यान से सुनना, अगर नाम छोटा है तो परसेंटेज ज्यादा होगा 75 और 25, और बेटा अगर नाम बढ़ गया है तो समझ लेना कितना हो जाएगा? 60 और 40। और रबर के केस में कितना है? 65-35। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, उसको करने के बाद अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मिस विविधा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा, ROR है। ROR मतलब क्या होता है बेटा? पक्का रेसिडेंट। अच्छा, कोई पर्सन अगर ROR होता है तो उसको दुनिया की सभी इनकम टैक्सेबल होती है, याद है आपको? अच्छा, कोई इंसान अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ इंडियन इनकम। कोई ROR है तो दुनिया की सभी इनकम उसको क्या हो जाती है? टैक्सेबल। अच्छा, कोई RNOR? सर एक तो इंडियन टैक्सेबल होगी, और सर फॉरेन की ए वाली इनकम इसको क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। व्हाट वाज फॉरेन की ए वाली इनकम? बिजनेस और प्रोफेशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। यस और नो? तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। मिस विविधा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैज डिराइव्ड फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड एस्टेट ओन्ड बाय हर। कुछ बेटा ये टी, कॉफी या रबर में से कुछ बात करने वाली है, देखते हैं अपन। लिखा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग। एक सेकेंड, रबर प्लांट, आप मुझे बताइए रबर के केस में मैंने आपको कितना परसेंटेज सिखाया है? तो इसके कितने हिस्से करोगे? 2, 65 और 35। 65 विल बी एग्रीकल्चर, 35 विल बी बिजनेस। सेकंड देखिए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन तमिलनाडु, 75-25। बेटा ध्यान से सुनना, अपना दिमाग यूज करते रहना, बारीकी हो सकती है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है? हो सकता है, ध्यान से सुन लो, हो सकता है वो बोल दे आप कॉफी कनाडा के अंदर जाके उगा रहे हो। आप मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है, बाहर वाली एग्जेम्प्ट होती है? इंडिया वाली। आप समझना, आप अपने बेसिक कंसेप्ट मत भूल जाना। तो बेटा ये देखिए, अभी तक तमिलनाडु की बात हो रही थी, दार्जिलिंग की बात हो रही थी, ये दोनों हमारे इंडिया के अंदर आ रहे थे। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 18 का ये सेकंड पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। ध्यान से सुनना बेटा, देखना अभी आप गलत आंसर करोगे इसमें। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड इन कोलंबो। बेटा ध्यान से सुनना, अगर कोई अकलमंद बच्चा होगा ना तो उसको पता होगा, ज्यादा कुछ लिखा है मतलब 60-40, लेकिन वो अकलमंद नहीं है। ये कॉफी कहां पर हो रही है? कोलंबो के अंदर। कोलंबो बेटा आजकल इंडिया का पार्ट नहीं बचा है, आजकल वो श्रीलंका के अंदर आ रहा है। तो बेटा यहां पर 100% ऑफ द इनकम विल बी, 100% इनकम कौन सी मानी जाएगी? बिजनेस इनकम। 100% इनकम कौन सी मानी जाएगी? बिजनेस इनकम। 100% इनकम पे आपको क्या लगने वाला है? टैक्स। एक सेकंड, कोलंबो की इनकम पे टैक्स क्यों लगेगा ऐसे? शायद इसीलिए क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये पर्सन कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? चलिए पॉइंट नंबर 4। कोई इस क्वेश्चन का कोई लेवल भी नहीं है, कोई इंपोर्टेंस भी नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो तो है तो करवा रहा हूं मैं आपको। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन, क्योर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। बेटा शिमला नाम सुन के अच्छा लगता है तो इसको सिंगापुर मत समझ लेना, शिमला। 60-40। चलो इधर देखो आप। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला 60-40। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचिन।
बेसिक ऑपरेशन वेयर नॉट कैरिड आउट, ध्यान से सुनना यार बेटा, देखिए क्या लिखा है, बेसिक ऑपरेशन वेयर नॉट कैरिड आउट बाय हर ओन लैंड, मतलब ये जो काम उसने करा है ना, ये कोई जमीन पे नहीं करा है, तो भी ये बेटा एग्रीकल्चर इनकम होती है, सैपलिंग एंड सीडिंग, ठीक है, तो भी ये कौन सी इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम। ये आपसे गलत करवाने के लिए ऐसा बोला है कि लैंड पे कुछ करा ही नहीं है तो एग्रीकल्चर मत मानो, समझ रहे हैं कि आप लोग मेरी बात, बेटा ये एग्रीकल्चर इनकम है, आपको ये पॉइंट याद रख लेना, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये पॉइंट आप याद रख लेना भैया, ये सीडिंग एंड सैपलिंग है ना, ये अपना क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम, और ये पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। तो बेटा ये कितनी हो जाएगी आपकी 100%। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है पता है, पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस विविता फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। कैसा, आप मुझे बताइए ना, अगर आप एग्जाम में होते तो कैसा प्रेजेंटेशन आप देते इस पे। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, हर प्रेजेंटेशन में एक जुगाड़ होती है जिसका नाम होता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद अगर पर्टिकुलर के बाद बेटा अगर आप स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकते हो। तो बेटा यहां पर आपको दो हिस्सों में बांटना है इनकम को, तो आपको क्या करना चाहिए था, पर्टिकुलर और एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम, है ना, पर्टिकुलर, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम। कोई इंसान अगर ज्यादा दिमाग लगाएगा तो बीच में रेशियो लिख देगा यार, 100%, 60-40 वगैरह भी अगर आपको लिखना हो वहीं के वहीं। तो देखिए, अच्छा इनने ज्यादा दिमाग लगाया, तो ये देखिए इनने पर्टिकुलर लिख दिया 1 2 3 4 5, और ये इनने उसको बांट दिया। ऐसे ही कुछ अपन ने करा था क्या, 35 75। अच्छा परसेंटेज इधर एक का लिखा है, उससे कोई वो नहीं है, मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या अपन ने भी यही डिसाइड करें, 250 पूरा टैक्सेबल है और 80,000 पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो बेटा ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन होगा, मतलब ऐसे कुछ टेक्निकल नहीं है लेकिन इससे अच्छा होगा। सब लोग तैयार हैं, सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नहीं, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है वो आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीडीवीपी, दैट इज, नहीं एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और बचा है, चलो उसको बाद में करवाएंगे, इसको कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, प्लीज फोकस नाउ। मिस्टर टेंजिंग, अरे यार टेंजिंग छोड़ो, इसको अपन कर देते हैं राम सिंह। चलो ठीक है, चलो यही रहने दो, तो चाइना का ही रहने दो। मिस्टर टेंजिंग इज इंगेज इन कंपोजिट बिजनेस। एक सेकंड बेटा, ये कंपोजिट बिजनेस जो टर्मिनोलॉजी दिख रही है आपको, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। कंपोजिट बिजनेस बेटा वही बोलते हैं टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर को ही कंपोजिट बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि वहां पर दो परसेंटेज निकलते हैं ना कंपोजिट, 60-40, 65, 35, 75, 25 एक्सेट्रा। तो अगर ये कंपोजिट बिजनेस बोल रहा है, आप समझ जाओ ये किसकी बात कर रहा है, वही टी कॉफी रबर जो आपने पढ़ा। तो क्या लिखा है, मिस्टर टेंजिंग इज इंगेज इन कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉफी इन कर्नाटका। द होल ऑफ कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड। अच्छा आप मुझे बताइए प्रोसेस ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है, क्योंकि लिखा है बेटा सिर्फ आप ग्रोन कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, क्योर्ड। तो आप मुझे बताइए इस केस में परसेंटेज कितना था, 75-25, ऐसा ही कुछ था, यस और नो। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसलिए फोकस करना, आप खुद कर लोगे लेकिन फोकस करना। लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार ओनली एसेट इन दी ब्लॉक, मतलब आपके 15% प्लांटेड मशीनरी में एक ही एसेट था जिसका नाम क्या है, कार, और उसका ओपनिंग ब्लॉक आपको गिवन है, ओपनिंग वैल्यू 3 लाख। और बेटा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं बताया, तो आप मुझे बताओ एडिशन कितना, 0। 15% कुछ नहीं बताया, 15% ब्लॉक, और वो तो बताया ना बेटा, कार बताया ना, कार तो वैसे भी 15% है, लेकिन मैं तो आपसे क्या बोल रहा हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि बेचा खरीदा कुछ नहीं। तो मुझे आप एक चीज बताइए, ओपनिंग तो ये हो गई आपकी, इसमें आप ऐड करोगे एसेट का एक्विजिशन एबीसी 0, अरे यस और नो, लेस करोगे मनी पेबल 0, आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी भी कितना ही आएगा, मतलब डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा, 3 लाख। अच्छा ये 3 लाख क्योंकि ओपनिंग से है तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना ही लगने वाला है, फुल। तो बेटा 3 लाख का 15% डेप्रिसिएशन निकाल दो, 45,000। अब बच्चे एक चीज ध्यान से सुनना, आंसर करना बेटा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये कार 50% ही बिजनेस में यूज हो रही है और 50% पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसा कोई परसेंटेज दे दूं तो क्या आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, यस, अरे यस और नो,
तो बेटा अभी तो अपन ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है 45,000। फिर लिखा है बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2022 आई WDB एज ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। मतलब ओपनिंग WDB गिवन है यार, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इतना। ओपनिंग WDB गिवन है, इसमें भी बेटा इसके बारे में कुछ नहीं बताया, एडिशन डिलीशन। तो यही क्या हो जाएगा आपका WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। इस पे आपको बेटा डेप्रिसिएशन, एक सेकंड, कितना परसेंटेज लगाओगे? कुछ नहीं बोला तो कितना? 15। इस क्वेश्चन का एक फ्लो बताऊंगा मैं आपको। पहले तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए मेरे साथ। आप लोगों ने मुझे कितना बताया? 15%। तो एक काम करिए, 15 लाख पे 15% निकाल दीजिए, 2,25,000। ये क्लियर है सबको? चलिए आगे लिखा है बेटा एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी। आप मुझे बताइए कॉफी बनाने का खर्चा गिवन है 3,10,000 रुपए, क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37? यस। कोई भी खर्चा जो लीगल है, रेवेन्यू है, बिजनेस प्रोफेशन है, उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। फिर लिखा है बेटा एक्सपेंसेस फॉर, बेटा आपको पता है आप दो प्रोसेस करते हो, एक आप ग्रोइंग करते हो जिसके खर्चे अलग हैं 3,10,000। फिर बेटा आप क्योर्ड भी करते हो तो उसका खर्चे अलग है, क्योरिंग के कितने हैं? 3 लाख रुपए, क्या इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा? यस। आगे लिखा है बेटा सेल्स वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 लाख रुपए की आपकी क्या है? सेल्स वैल्यू है। क्या आप PDBP निकाल सकते हो बेटा? इनकम एक साइड लिखोगे, खर्चे एक साइड लिखोगे, क्या हो जाएगा? PDBP। अरे यस और नो? अरे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा एक अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे जहां पर इधर इनकम लिख लें और इधर एक्सपेंस लिख लें, तो क्या बचा हुआ अमाउंट PDBP आएगा? अरे हाँ या ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। तो एक काम करिए बेटा, एक काम करिए, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है, अपन उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बेटा आपकी जो कार थी ना, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के अलावा कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज। कार किस लिए भी यूज हो रही थी बेटा? पर्सनल पर्पस के लिए। और बोला हुआ है कि पर्सनल पर्पस में बी टेकन एट 20%। मतलब मुझे बताइए पर्सनल पर्पस 20% है तो बिजनेस पर्पस कितना हो जाएगा? 80%। सर कार का जो डेप्रिसिएशन 45 था ना, अलाउ 45 नहीं होगा सर, 45 का 80% ही अलाउ होगा, जो कि कितना होने वाला है? 36,000, 36,000 रुपए ही आपको क्या होने वाला है? अलाउ। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, लास्ट लाइन, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस आर 50,000। बेटा कार को चलाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। 50,000 रुपीज का ये आपके सामने खर्चा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस सेक्शन में इसका डिडक्शन मिलेगा? बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता है एक बार मैं अगर आपको सेक्शन सिर्फ रिवाइज करवा दूं, 1 मिनट इस क्वेश्चन को छोड़ो। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ PDBP, सेक्शन 29 आगे बढ़ो, सेक्शन 30 रेंट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग से रिलेटेड 4 चीजें होगी तो किस सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड अगर रिपेयर या फिर इंश्योरेंस होगा तो आपको डिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है? 31। और डेप्रिसिएशन होगा तो सेक्शन नंबर 32। पता है ये सब आपको? अच्छा साइंटिफिक रिसर्च होगा तो 35, स्पेसिफाइड बिजनेस होगा तो 35 80, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होगा तो 35 DDA, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा तो 35 D। फिर बेटा 2 सेक्शन और बचे थे डिडक्शन के, वन वाज सेक्शन नंबर 36 एंड अनदर वन वाज 37। आपको मैं बताऊं सेक्शन 36 में नाम लेके कुछ खर्चों की बात हुई थी बेटा, कुछ ज्यादा खर्च नहीं थे, 8-10 खर्चे थे। आप मुझे बताओ 8-10 खर्चों में मैं अगर आपको अंदर की बात याद दिलाना चाहूं ना, तो वहां पर बेटा लिखा था हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस, बेड डेट्स। अरे यस और नो? तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सभी जो खर्चे ना, ज्यादातर जो खर्चे हैं वो 30 से लेके 36 तक में आते ही नहीं है, वो पता है किसी सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 37 में। और सेक्शन 37 सिंपल सी बात आपसे बोलता था, कोई भी खर्चा अगर लीगल भी हो, रेवेन्यू भी हो और बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। ऐसा ही कुछ था, यस और नो? तो बेटा यहां पर देखिए रनिंग एंड मेंटेनेंस इनकर्ड फॉर कार, बेटा कार इज अ मशीन, कार इज अ प्लांट एंड मशीन। अरे यस और नो? तो इसका डिडक्शन आपको किस सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर सेक्शन नहीं पता मत लिखना, अगर सेक्शन नहीं पता मत लिखना, सेक्शन के मार्क्स बिल्कुल नहीं है, सेक्शन इज जस्ट फॉर इंप्रेशन, इंप्रेशन गलत मत दे देना। अगर सेक्शन नहीं पता मत लिखना। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा यहाँ पर 31 की जगह 37 भी लिख के आ जाएगा ना, इतना एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा कि ये सेक्शन 37 में या 31 में, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको 37, क्योंकि बेटा बच्चा पता है गलती क्या करेगा, उसको 31 याद नहीं होगा कि रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एक स्पेसिफिक सेक्शन था प्लांट एंड मशीनरी के लिए,
तो वो पता है क्या करेगा, वो इसको जनरल सेक्शन 37 में पकड़ लेगा। अगर आप पकड़ लोगे तो भी कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो लिखना, नहीं पता तो मत लिखना। अब मुझे एक चीज बताइए, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन, 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कार 80% ही किस लिए यूज हो रही है, 80% ही बिजनेस के लिए यूज हो रही है। सबको ये बात क्लियर है? चलिए आगे पूछ रहा है, कंप्यूट इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबव एक्टिविटीज फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो आपको इनकम कैलकुलेट करना है बेटा, पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट, आप तो एक काम करिए, आप तो एक प्रॉफिट एंड लॉस या जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो इसका पीडीबी भी कैलकुलेट कर दो। इंस्टीट्यूट ने इसको अलग तरीके से करा हुआ है, अपन अलग तरीके से अपन अपने तरीके से कर रहे हैं जो अपन करते हैं। कितना बेटा प्लीज कैलकुलेटर चलाइए, जरूरी नहीं है कि आप लिख के सॉल्व करो, मैं लिख के सॉल्व करने का नहीं बोला, मैं सिर्फ कैलकुलेटर चलाने का बोला। बिजनेस इनकम कितनी है? 322, 250। नहीं रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सब लोग। अब तो एक काम करिए, इसका अपन इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपन कैलकुलेट करें या फिर नॉर्मली कैलकुलेट करें, जैसा आप बोलो। ऐसा कर लेते हैं, ऊपर इनकम लिख देंगे, नीचे एक्सपेंस लिख देंगे, कैसे भी कर लो आप, चलेगा। तो इनकम में बता दो बेटा, इनकम में सेल आ जाएगी आपकी कितनी? सर 22 लाख की सेल। और बेटा एक्सपेंस में मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आपका खर्चा आएगा ग्रोइंग कॉफी का, शायद 3,10,000 रुपए का आपको खर्चा गिवन था। इसके बाद बेटा क्योरिंग का खर्चा आएगा, शायद 3 लाख रुपए गिवन था। ये फिगर मुझे याद होगा इसलिए मैं बिना देखे लिख रहा हूं। इसके बाद बेटा, इसके बाद आएगा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन में आपको बताऊं कितना आएगा, 36,000 प्लस 2,25,000, कितना हो रहा है? 2,61,000 का डेप्रीसिएशन। इसके अलावा बेटा कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस का वो जो खर्चा होगा रिपेयर का, वो कितना था? 40,000। तो आप मुझे इनकम बताइए, आप मुझे इनकम बताइए जल्दी से। 22 लाख की सेल्स है और ये आपके सामने कुछ खर्चे हैं। सर 12,89,000। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक काम करिए ना, एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, कोई खुद से हाथ उठाए मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले कि मैं बताऊंगा सर या मैं बताऊंगी सर। खड़े हो जाओ। एक चीज बताओ बेटा, इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन करा है ऐसे ही कुछ, और वापस से अपन कर रहे हैं, फर्क क्या है? एक कोर फर्क है, एक कोर डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। बेटा कंपोजिट वो भी था, कंपोजिट ये भी है, कंपोजिट इनकम का क्वेश्चन वो भी था, ये भी है। एक कोर डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, जो कि दोनों क्वेश्चन को अलग बनाता है। नहीं ऐसा नहीं, एक कोर डिफरेंस है बेटा, एक ऐसा डिफरेंस है जो कि मटेरियल है। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा डिफरेंस जिसपे पूरा सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है। बैठ जाइए, हाँ आप खड़े हो जाओ। बेटा इसमें इंडिया के बाहर की कोई इनकम नहीं है, तो इसमें आरओआर आरएनओआर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आप बता दें। इसमें पर्सनल यूज बताया नहीं। चलिए मैं आपको बताऊं क्या, इसमें मैं आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। वहां पर आपको फाइनल इनकम गिवन थी, यहां पर आपको इनकम कैलकुलेट करना पड़ रही है। यहां पर आपको इनकम गिवन नहीं थी बेटा, यहां पर आपको सेल्स गिवन थी, खर्चे गिवन थे। वहां पर आपको सेल्स और खर्चों को एक्सपेंस नेट करके क्या गिवन था? फाइनल इनकम। अब मुझे बताइए, आप बेटा आप क्या करोगे, सेल्स को बांटोगे या फिर फाइनल पीडीबीपी को बांटोगे? समझ रहे हो मेरी बात? आप बेटा आप है ना इसको नहीं बांट सकते, आपको किसको बांटना पड़ेगा? आपको एक बार तो उसको नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी नॉर्मल आएगा उस पर आप परसेंटेज लगाओगे। कितना परसेंटेज था? 75-25 था क्या? तो 75, 25, 3, 22, 250, और इधर 9। बेटा आप लोग को मेरी बात समझ आई क्या, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था? दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले वाले क्वेश्चन में इनकम कैलकुलेटेड गिवन थी तो आपने डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में इनकम आपने पहले कैलकुलेट करी है और उसके बाद क्या अप्लाई किया है? परसेंटेज। एक माइन्यूट डिफरेंस है जो दोनों क्वेश्चन को अलग करता है, और इस वाले क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क करिएगा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है अभी जो आपने करा। फिर मैं आपको इंस्टीट्यूट का भी एक बार दिखा देता हूं। सर इनकम दी है 1 में, यस। अब बेटा एक काम करिए, ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना जो आपको सही लगता है ना लॉजिकली, वो बताना। इंस्टीट्यूट गलत है, अपन गलत है, अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि
बेटा एक चीज बताओ, ये जो कार है कौन सा प्लांट एंड मशीनरी है? 15% प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ये वाली मशीन भी कितनी है? क्या इन दोनों को अलग कैलकुलेट करना चाहिए था या साथ में करना चाहिए था? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, सेम रेट सेम ब्लॉक, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड वंस। उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैं आपको फर्क, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कॉफी अलग निकाली है और इनकम फ्रॉम क्योरिंग कॉफी अलग निकाली है, जिसकी वजह से उन्होंने डेप्रिसिएशन को 2 बार कैलकुलेट किया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट उसी में होना चाहिए था, वर्किंग नोट नंबर 1 में। बेटा ऐसा कुछ होना चाहिए था कि एक ही बार होना चाहिए था 15% प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर आपका 40 कितना आया था, वो 45,000, और एक और कितना आया था 2,25,000, तो इसका आप 80% लेते, लेकिन एक ही बार में। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। बेटा इन्होंने ना, देखिए इन्होंने ग्रोइंग कॉफी के खर्चे अलग निकाले, देखिए 22 लाख सेल्स लिखी, फिर ग्रोइंग के 3,10,000 डिडक्ट कर लिए, 40,000 रुपए कार के और 36,000 रुपए किसके, 36,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना, कार का डेप्रिसिएशन ग्रोइंग वाले खर्चे में क्यों माइनस करा है? मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वो जो कार है ना, वो ग्रोइंग से रिलेटेड वाले ऑपरेशन में यूज हो रही है, तो उनने कार से रिलेटेड खर्चे कहां माइनस कर दिए, ग्रोइंग में। ऐसा दिमाग नहीं लगाना, अपन को नहीं करना ऐसा, अपन को ऐसा नहीं करना, अपन तो जो पीडीपीपी होता है नॉर्मली अपन करेंगे। तो इन्होंने ग्रोइंग का अलग निकाला और फिर बेटा इन्होंने क्योरिंग का अलग निकाला। वो जो मशीन है ना, लिखा था मशीन के बारे में कि वो क्योरिंग ऑपरेशन में यूज हो रही है, तो इनने उसका डेप्रिसिएशन वहां माइनस किया है। आपको ऐसा नहीं करना बेटा, आपको वही करना है जो आपने सीखा है, आप एक ही बार पीडीपीपी कैलकुलेट करोगे नॉर्मल बिजनेस का। सबको क्लियर है ये चीज? चलिए, तो आपका इनकम वही आएगी, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हमारा इनसे अलग जा रहा है बस। बेटा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करा था, आप लोग आंसर करना, मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं पीडीपीपी के अंदर। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा एंड पार्टिसिपेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर शिवम वाला हमने क्वेश्चन करा था। अब बेटा इससे रिलेटेड मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। इनकम फ्रॉम यूटीआई, आपने मुझे क्या बताया था? आपने मुझे बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पक्का? तो आपने बताया था कि ये जो नालायक अकाउंटेंट है ना, इसने गलती कर दी, इसको कहां टैक्सेबल करके, पीडीपीपी में। तो हम पीडीपीपी में क्या कर देंगे, माइनस, और इसको कहां ऐड कर देंगे, आईएफओएस में प्लस कर देंगे। ऐसे ही कुछ करा था जी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सुन लो, मैं इसी पे बात करने वाला हूं बेटा कि कब कोई इनकम अदर सोर्सेज के अंदर जाती है या फिर कहां जाती है, अभी उसी पे बात करने वाले हैं। क्योंकि यहां तो मैंने आपको बता दिया था कि बेटा ये आईएफओएस में टैक्सेबल है, ये दिमाग आपको लगाना चाहिए था एग्जाम में बैठकर। तो ध्यान से सुन लेना सब लोग, मैं आपको यही बताने वाला हूं और मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पर। ऐसे बेटा मैंने आपको बताया डिविडेंड इनकम। सर डिविडेंड इनकम अगर गिवन होती तो पीडीपीपी से माइनस करते और कहां ऐड कर देते, आईएफओएस। ऐसे बेटा अगर मैं बता दूं इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, आईएफओएस। एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है जस्ट लाइक शेयर ऑफ कंपनी। म्यूचुअल फंड अपनी इनकम पे जो पैसा बांटता है ना, अपने जो यूनिट होल्डर है उसको बोलते हैं इनकम, और वही पैसा जब कंपनी बांटती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। फर्क कुछ नहीं है, जब कंपनी बांटती है तो डिविडेंड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बांटता है तो इनकम बोलते हैं। फर्क कुछ नहीं है बेटा, पूरे प्रोविजन इनकम टैक्स में भी सेम लगते हैं, सेक्शन अलग हो जाते हैं लेकिन प्रोविजन सेम रहता है हमेशा। समझना मेरी बात, एक कंपनी है, मैं एक कंपनी बेटा, अपन एक कंपनी है जिसके आप लोग शेयर होल्डर हैं, आप लोगों ने पैसा लगाया, मैं आपको जो रिटर्न देता हूं उसको क्या बोलते हैं अपन, डिविडेंड। अच्छा आप लोगों ने किसी को लोन दिया, उससे बदले में आपको कुछ इनकम मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, इंटरेस्ट। ऐसे ही होता है बेटा, यही अगर है ना आप पैसा लगाते हो किसी म्यूचुअल फंड में और वो जब आपको पैसा देता है ना उसको बोलते हैं इनकम, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकम। तो देखिए क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में आपको कई जगह ऐसे देखने को मिलता है डिविडेंड फ्रॉम, डिविडेंड लिखा रहता है कभी कभी, तो आप खुद ही समझ जाते हो बेटा डिविडेंड किसने दिया होगा, कंपनी ने। कभी कभी वो लिखा रहता है इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो बेटा दीज आर म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके। और बेटा इसमें कोई फर्क नहीं है, इट इज जस्ट लाइक डिविडेंड।
इट इज जस्ट लाइक डिविडेंड, सिर्फ नाम का फर्क है कि कंपनी बांट रही है तो डिविडेंड बोल रहे हैं और म्यूचुअल फंड बांट रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम। अब मैं आपको कुछ काम की चीज बताने वाला हूं, ये कोई काम की चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई है, मैं आपको काम की चीज बताने वाला हूं। यहां पर जैसे एक तो आपने ये इनकम दी मुझे और एक और आपने मुझे इनकम दी डिविडेंड, और कोई मुझे अदर सोर्सेज की इनकम के एग्जांपल बताएगा अगर किसी को कुछ पता हो तो। इंटरेस्ट तो अपन तो इंटरेस्ट ही लिख देते ना, अपन तो इंटरेस्ट ही लिख देते हैं बेटा, दुनिया के सभी इंटरेस्ट आईएफओएस में ही टैक्सेबल होते हैं। वजह है हर चीज की, हर चीज लॉजिकल है, हर चीज की वजह है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है इलॉजिकल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, इधर नहीं। मैं आईएफओएस की बात कर, चलो ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर मैंने ये भी लिख लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और मुझे इनकम के एग्जांपल दीजिए आप तो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे आपको मैच्योर करना है विद रिस्पेक्ट टू इनकम किस हेड में जाने वाली है उसके लिए, ठीक है। और पीडीपीपी पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हो ये सब। हाँ, और बताइए इनकम के एग्जांपल्स। सैलरी और इसको हाउस प्रॉपर्टी की जगह रेंट लिख दूं ना, हेड का नाम ही क्यों लिख दिया, रेंटल इनकम। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब प्लीज शांत हो जाइएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, कब कोई सी इनकम कहां टैक्सेबल होती है। इसका आंसर देता है बेटा चार्जिंग सेक्शन। और आपको पता है मैंने आपको पूरे चार्जिंग सेक्शन बताए। सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन नंबर 15 सैलरी। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट की जब भी बेटा एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई भी पैसा आपको मिलेगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। जब भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको कुछ भी पैसा मिलेगा, चाहे बोनस मिल रहा है, चाहे कमीशन मिल रहा है, चाहे बेटा आपको वो है ना घुमाने भेज रहा है, आपको पता है ना घुमाने भेजता है तो भी टैक्सेबल हो जाता है, लंच देता है तो भी टैक्सेबल हो जाता है, यस और नो। तो भैया सरकार ने ये नहीं बोला कि पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, सरकार ने बोला एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ भी मिलेगा तो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, यस और नो। अनलेस अदरवाइज इट इज एग्जेम्प्ट। अगर वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं हो, जैसे कि एचआरए में लीस्ट ऑफ 3 का क्या मिलता है आपको, एग्जेम्पशन। तो बेटा ध्यान से सुनना, हर चीज जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा वो टैक्सेबल होने वाला है, अनलेस वो क्या ना हो एग्जेम्प्ट। और बेटा अगर वो एग्जेम्प्ट होगा तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आपने पढ़ा होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आपने ये सब पढ़े होंगे। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, कोई भी चीज अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी अनलेस अदरवाइज इट इज एग्जेम्प्ट। जब तक वो एग्जेम्प्ट नहीं है, जब तक उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है वो कहां टैक्सेबल होने वाला है बेटा, सैलरी के अंदर। तो आपको ये बताइए, अगर बेटा पीडीपीपी के क्वेश्चन में आपको इनकम दिख रही है सैलरी नाम से, या फिर आपको समझ आ रहा है कि इस पे सेक्शन 15 हिट करने वाला है, तो आपको इसे पता है पीडीपीपी से हटाना पड़ेगा और कहां पर लेकर जाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 15 इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ रहे हैं क्या आप लोग, यस और नो। अच्छा, सेकंड चार्जिंग सेक्शन जो आपने पढ़ा दैट वाज सेक्शन नंबर 22 हाउस प्रॉपर्टी। अभी शायद आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, आपको मजा आएगा फिर उस टॉपिक को पढ़ने में। सिंपल टॉपिक है। और सेक्शन नंबर 22 स्टार्ट हो चुका है हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि अंशुल सर चाहे चार्जिंग सेक्शन से नहीं पढ़ाते हैं तो चार्जिंग सेक्शन समझ लो, आपको मजा आएगा फिर। सेक्शन नंबर 22 हाउस प्रॉपर्टी। बेटा ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई पर्सन रेंटल इनकम अर्न करता है, कौन सी इनकम, और पता है रेंटल इनकम किस घर से अर्न करता है बेटा, उस घर से जो उसका खुद का है। अगर कोई पर्सन कौन सी इनकम अर्न करता है बेटा, रेंटल इनकम, किस घर से, जो घर उसका खुद का है, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट डजंट मैटर कि हाउस प्रॉपर्टी को आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो या फिर कमर्शियल पर्पस, इट विल नॉट मैटर। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं ना, तो यहां पर एक इंप्लाइड कंडीशन भी है कि सामने वाली चीज है ना घर होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं घर मतलब क्या। बेटा आपकी आंखों को देख के अगर लग जाए कि ये घर है तो समझ जाना वो क्या है, घर है। अगर कोई घर होगा और उससे कौन सी इनकम होगी यार, रेंटल इनकम। और अगर आप उस घर के ओनर है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
तो आपको 3 कंडीशन इसमें याद रखनी है। पहली चीज, आप ओनर होने चाहिए, इनकम बेटा रेंटल इनकम होनी चाहिए, और आप क्या होना चाहिए, ये घर क्या होना, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपका घर होना चाहिए। अरे यस और नो बेटा ध्यान से सुनना, अभी चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड बारीक पॉइंट पूछूंगा मैं आपसे अगली वाली क्लास के स्टार्टिंग में, बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। पहले आपको बता रहा हूं, आगे पूछूंगा सेक्शन 15 सैलरी, और इंडिविजुअली पूछूंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। सेक्शन 15 सैलरी, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी, घर है। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जो आपको आपकी आंखों को देख के लग जाए घर है तो वो घर है बेटा, झोपड़ी फोपड़ी। अच्छा सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी, एक सेकेंड, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी, ध्यान से सुन लो। फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द एक्ट पीडीबीपी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, अरे यस और नो, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, नॉन कम्पीट फी, अरे यस और नो, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलेगा तो कहां टैक्सेबल होगा, पीडीबीपी के अंदर। अगर मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया और आपसे मुझे कोई कंपनसेशन मिलता है, दैट विल अगेन बी टैक्सेबल अंडर द पीडीबीपी। अगर बेटा कल तक कोई मेरा कैपिटल एसेट था, आज अगर मैंने सोच लिया कि वो, एक सेकंड, कल तक कोई मेरा स्टॉक इन ट्रेड था, अगर आज मैंने सोच लिया कि आज से वो मेरा कैपिटल एसेट है, तो बेटा सोच लेने पे भी टैक्स लग जाता है, और दैट इज टैक्सेबल अंडर पीडीबीपी। अरे यस और नो, ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही कुछ था या ऐसा ही था? अच्छा एक लास्ट पॉइंट जो आप, मतलब एक पॉइंट जो आप भूल जाते हो, मैं आपको बता दूं, वैसे तो अपने 2-3 पॉइंट मिस हो रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो आप भूल जाते हो बेटा, वो की एम्प्लॉयर वाला भूल जाते हो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर एम्प्लॉयर को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ भी अमाउंट मिलता है, अगर आप एम्प्लॉयर हो, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीडीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और बेटा जिम वगैरह को अगर कोई मेंबरशिप फीस मिलती है, वो भी कहां टैक्सेबल होती है, पीडीबीपी। और ये सब तो पता है, ये सब तो स्पेसिफिक पॉइंट थे, दीज वेर स्पेसिफिक पॉइंट। एक जनरल पॉइंट था कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस या प्रोफेशन करके कोई प्रॉफिट कमाता है, तो वो भी कहां टैक्सेबल होता है बेटा, पीडीबीपी के अंदर। ऐसे ही है ना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।